दक्षिण पूर्वी इटली में अब्रुजो और मोलिसे की पारंपरिक पाक विशेषता कबाब के प्रति मेरे लालच के कारण मुझे अपने पुराने वाहन की एयर कंडीशनिंग की मरम्मत क्यों करनी पड़ी। संपूर्ण एरोस्टिसिनो के पवित्र अनुशासन के अनुसार एकमात्र प्रामाणिक और पारंपरिक रूप से स्वीकृत मसाला अब्रुजो और मोलिसे के बीहर पहाड़ों में पैदा हुए और पलेबरे चरवाहों का असली पसीना है, जो शुद्धतम में अपने प्यारे झुंड के साथ अनुष्ठान स्नान द्वारा पूरी तरह से असंवेदनशील बना दिया जाता है। माइएला और ग्रैंड सासो के पहाड़ों के बीच की धाराएं, इसलिए गर्मी के तापमान को देखते हुए जो हाल के वर्षों में करीब आ गया है और अक्सर 35 डिग्री से अधिक हो गया है, और इसके परिणाम स्वरूप मेरा शहरी पसीना ऐसे महान मूल से रहित पवित्र एरोस्टिसिनो की अच्छाई से अपूरणीय समझौता करने का जोखिम उठाएगा। मैंने इस अपवित्रता से बचने का फैसला किया है, मेरे अप्रचलित लेकिन समय के पाबंद परिवहन के साधनों की एयर कंडीशनिंग की मरम्मत करने के लिए, जाहिर तौर पर कुछ DIY के साथ, ताकि सर्वोच्च भोजन के लिए आरक्षित बजट को प्रभावित न किया जा सके। जब किसी कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अप्रभावी ढंग से ठंडा नहीं होता है, लेकिन आप कंप्रेसर के चालू होने की आवाज सुन सकते हैं, तो यह संभव है कि इसमें गैस खत्म हो गई है, शायद रेफ्रिजरेंट रिसाव के कारण। कुछ विशिष्ट लक्षणों में हवा का पर्याप्त ठंडा न होना, पर्याप्त तापमान तक पहुंचने में लंबा समय लगना और सिस्टम से आने वाली असामान्य आवाजों की उपस्थिति शामिल है। उदाहरण के लिए डैशबोर्ड के पीछे से एक प्रकार की गड़गड़ाहट की आवाज। यदि आप इन लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो आपके सिस्टम को रिचार्ज करने या लीक की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। समस्या के आधार पर विभिन्न स्वयंक्रिय समाधान मौजूद है। यदि सिस्टम बस खाली है, तो बाजार में उपलब्ध विभिन्न रेफ्रिजरेंट गैस रिफिल किटों में से एक का उपयोग करना संभव है। यदि आवश्यक हो तो रिसाव स्टॉपर के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि मरम्मत की जा सके। त्वरित और आर्थिक रूप से संचालन। मेरे मामले में मैंने पहली बार एक किट का उपयोग किया जिसमें एक रिसावरोक सिरिंज और रेफ्रिजरेंट गैस की एक कैन शामिल थी। हालांकि लगभग 2 महीने के बाद सिस्टम ने फिर से पर्याप्त रूप से ठंडा करना बंद कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि सभी वाहन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रबर और धातु दोनों घटकों पर 0.3 मिमी तक रेफ्रिजरेंट गैस के सूक्ष्म रिसाव को निश्चित रूप से सील करने के लिए उपयोगी सिरिंज रिसाव स्टॉपर में कुछ समय लगा। इष्टतम ढंग से प्रभाव डालने के लिए इस बीच अधिक गैस निकलने की अनुमति देना। इसलिए बाद में मैंने दूसरा रिचार्ज करने का भी प्रयास करने का निर्णय लिया, लेकिन 3 इन 1 स्प्रे कैन किट के साथ, जो आपको विशेष रूप से रबर भागों को सील करने, सिस्टम को एक ही ऑपरेशन में चिकना करने और रिचार्ज करने की अनुमति देता है, संभवतः पिछले के साथ तालमेल में समाधान करता है। उपचार। समस्या प्रभावी ढंग से कम अब तक। रिफिल किट का एक आवश्यक सहायक उपकरण दबाव नापने का यंत्र, नल और कम दबाव वाले साइड वाल्व के लिए त्वरित युग्मक वाली नली है। यह उपकरण सिस्टम दबाव की निगरानी करने और रेफ्रिजरेंट गैस की सही मात्रा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दबाव नापने का यंत्र के बिना यह जानना मुश्किल है कि सिस्टम कम चार्ज है या ओवरलोड है, जिससे कंप्रेसर को नुकसान हो सकता है। आमतौर पर रेफ्रिजरेंट गैस सिलेंडर पर एक आरेख होता है, जो परिवेश के तापमान के आधार पर इष्टतम दबाव पैरामीटर दिखाता है। यह सिस्टम में बनाए रखने के लिए सही दबाव निर्धारित करने में मदद करता है, क्योंकि वायुमंडलीय स्थितियां कुशल संचालन के लिए आवश्यक दबाव को प्रभावित कर सकती है। मूल रूप से एयर कंडीशनिंग को रिचार्ज करना लगभग एक त्वरित पंचर मरम्मत कैन का उपयोग करके टायर में हवा भरने जैसा है। सबसे पहले करने वाली चीजों में इस्तेमाल की जाने वाली रेफ्रिजरेंट गैस के प्रकार और आवश्यक मात्रा की पहचान करना है, जो आमतौर पर कार मैनुअल में या बोनट पर एक लेबल पर दिखाया जाता है, और कम दबाव वाले साइड वाल्व का पता लगाएं, जहां रिफिल किट को कनेक्ट करना होगा। मेरे मामले में जाहिर है 700 ग्राम और 134 गैस। यदि सिस्टम पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, आपकी कार के एयर कंडीशनिंग को रिचार्ज करने के लिए कम दबाव वाले वाल्व का पता लगाना आवश्यक है। यह गैस 7 पाइप पर स्थित होता है, सबसे बड़ा आमतौर पर कंप्रेसर के पास। टोपी अक्सर नीली या काली होती है, जबकि उच्च दबाव वाली टोपी लाल होती है। इसकी पहचान के लिए L या लो जैसे संक्षिप्ताक्षर हो सकते हैं। निम्न और उच्च दबाव वाले वाल्वों के कनेक्शन अलग अलग होते हैं। चार्जिंग के दौरान त्रुटियों से बचने के लिए निम्न वाले का कनेक्शन बड़ा होता है, जबकि उच्च वाले का कनेक्शन छोटा होता है। माप के साथ आगे बढ़ने से पहले मुझे याद आया कि चीनी आयातित उत्पाद बेचने वाले स्टोर में सभी थर्मामीटरों ने अलग अलग तापमान दिखाया था, जिसकी सहनशीलता 5 डिग्री सेल्सियस लगभग 9 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक थी। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे पास विश्वसनीय डेटा है, मैंने अपने साथ लिए गए थर्मामीटर की तुलना कार के बाहरी तापमान को मापने वाले थर्मामीटर से करने का निर्णय लिया। मैंने लगभग 3 डिग्री सेल्सियस लगभग 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि देखी, और मैं भविष्य के मापों के लिए इस अंतर को ध्यान में रखूंगा। पूर्वाग्रहों से भरे एक पश्चिमी व्यक्ति के लिए यह जानना सुंदर और आश्वस्त करने वाला है कि चीन में थर्मामीटरों को अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता है, प्रत्येक तापमान की अपनी व्यक्तिगत व्याख्या के साथ। रिफिल करने के लिए मैंने दोनों डिब्बों में उपलब्ध सभी गैस का उपयोग किया, यानी प्रत्येक के लगभग 250 ग्राम को लगभग 650 ग्राम और 134 गैस के बराबर घोषित किया। खाली डिब्बे का वजन अब लगभग 85 ग्राम है।
इस वजन को गैस में जोड़कर आप लेबल पर दर्शाए गए लगभग सकल वजन तक पहुंच जाते हैं। संभवतः 3 इन 1 कैन के मामले में तेल और रिसाव रोकने वाले पर भी विचार किया जाता है। यह कहने के बाद यहाँ वे सभी कदम हैं जो मैंने लीक स्टॉपर का उपयोग करने के लिए उठाए हैं। पहला गैस रिफिल करना और दूसरा ऑल इन वन उत्पाद के साथ लगभग 2 महीने बाद रिफिल करना। कार चालू करें और एयर कंडीशनिंग को अधिकतम पर चलाएं। पंखे को उच्चतम स्तर पर और तापमान को न्यूनतम पर सेट करें। यह शीतलक को प्रसारित रखने में मदद करता है। कम दबाव वाले वाल्व का ढक्कन खोल दें। लीक स्टॉपर सिरिंज को कम दबाव वाले वाल्व कनेक्शन से कनेक्ट करें। आपूर्ति किए गए एडाप्टर का उपयोग करके जिस पर इसे पेंच किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि लीक से बचने के लिए कनेक्शन स्थिर है। निर्देशों के अनुसार सभी रिसाव रोकने वाले तरल पदार्थ को सिस्टम में डालने के लिए सिरिंज को मजबूती से पकड़कर धीरे धीरे दबाएं। एयर कंडीशनिंग को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए चालू रखें, जिससे लीक स्टॉपर अच्छी तरह से प्रसारित हो सके और किसी भी लीक तक पहुंचकर उन्हें सील कर सके। सिस्टम में वर्तमान दबाव की जांच करें। एक दबाव नापने का यंत्र का उपयोग करके एयर कंडीशनिंग का लगभग 25 डिग्री सेल्सियस लगभग 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के परिवेश के तापमान पर निम्न दबाव वाले खंड में आदर्श दबाव लगभग 2.4-3.1 बार लगभग 35 से 45 psi होना चाहिए। एक बार लीक स्टॉपर इंजेक्ट हो जाने के बाद सिरिंज को डिस्कनेक्ट करें और केप को वापस कम दबाव वाले वाल्व पर स्क्रू करें। कनस्तर को अच्छे से हिलाएं। रेफ्रिजरेंट को मिलाने के लिए फिर से भरें। यह सुनिश्चित करते हुए नली को कैन में पेंच करें कि नल पूरी तरह से खुला हुआ है, यानी आंतरिक पिन पूरी तरह से बाहर निकला हुआ है। दबाव की जांच करने के बाद कम दबाव वाले वाल्व से टोपी को हटा दें और नली को दबाव गेज से कनेक्ट करें और कम दबाव वाले वाल्व पर टैप करें। इस बिंदु पर कनस्तर के नल को पूरी तरह से नीचे तक पेंच करें और फिर इसे लगभग आधे मोड़ पर खोल दें ताकि गैस सिस्टम में प्रवाहित होने लगे। चूंकि वे पेशेवर उत्पाद नहीं है, इसलिए इस ऑपरेशन में नल खोलने के सही बिंदु को खोजने के लिए छोटे और क्रमिक समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, जो कनस्तर से सिस्टम तक गैस के सही मार्ग की अनुमति देता है। अनिवार्य रूप से यह एक प्रकार की कील है जो एकीकृत वाल्व को धक्का देती है। इसे खुली स्थिति में रखने के लिए कनस्तर में डालें। दबाव नापने का यंत्र की निगरानी करें, क्योंकि अधिकतम शक्ति पर एयर कंडीशनिंग चालू होने पर 5 से 10 मिनट चलने के बाद कम दबाव वाले खंड में दबाव 2.0-3.0 बार लगभग 30 से 44 psi के आदर्श मान तक बढ़ जाना चाहिए। वहां पूरा नल खोल दिया, कनस्तर वाल्व बंद हो जाएगा। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि रिफिल हो चुका है, तो कम दबाव वाले वाल्व से नली को अलग कर दें। सावधान रहें कि गैस बाहर न निकलने पाए और ढक्कन को वापस वाल्व पर कस दें। चार्जिंग पूरी करने के बाद यह पुष्टि करने के लिए कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, कार के वेंट से निकलने वाली हवा का तापमान जांचें। मेरे मामले में लगभग 28 डिग्री बाहर 82 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ वेंट पर तापमान लगभग 5 डिग्री 41 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जैसा कि पहले बताया गया है, लगभग 3 डिग्री 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंशांकन को ध्यान में रखते हुए थर्मामीटर। इसलिए एयर कंडीशनिंग पूरी तरह से काम करती है, जो बाहरी तापमान से लगभग 4 से 10 डिग्री 39 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 डिग्री 36 डिग्री फ़ारेनहाइट कम की सामान्य सीमा के भीतर आती है। दुर्भाग्य से कार के एयर कंडीशन में पहली बार R134 से गैस भरने के लगभग 2 महीने बाद, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, मैंने देखा कि सिस्टम अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। एयर
एयर कंडीशनिंग पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं हो रहा था, जिससे मुझे लगा कि दोबारा चार्ज करने से एयर कंडीशनर की दक्षता में और सुधार हो सकता था। इस बार मैंने 3 in 1 उत्पाद चुना, जो बहुत व्यावहारिक है क्योंकि इसमें न केवल रेफ्रिजरेंट गैस होती है, बल्कि एक लीक स्टॉपर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए एक तेल भी होता है। इस समाधान के कई फायदे हैं। रिसाव रोकने वाला रबर भागों में छोटे रिसाव को सील करने में मदद करता है, जबकि तेल सील और सिस्टम घटकों को अच्छी स्थिति में रखता है, जिससे सिस्टम का जीवन बढ़ जाता है। 3 in 1 किट का उपयोग करते हुए मैंने पहली रीफिल के केवल गैस कनस्तर के समान प्रक्रिया का पालन किया। वाहन को तैयार करने और सिस्टम दबाव की जांच करने के बाद, जो न्यूनतम मूल्यों से ठीक नीचे था, मैंने नली को दबाव गेज के साथ कम दबाव वाले वाल्व से जोड़ा। कैन को अच्छी तरह से हिलाने के बाद मैंने इंजन और एयर कंडीशनिंग को पूरी तरह से चालू कर दिया। इस बिंदु पर मैंने कनस्तर के नल को पूरी तरह से पेंच कर दिया और फिर उत्पाद को सिस्टम में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए इसे लगभग आधा मोड़ तक खोल दिया। इस प्रक्रिया के दौरान मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव नापने का यंत्र की सावधानीपूर्वक निगरानी की कि दबाव इष्टतम सीमा के भीतर बना रहे। एक बार जब मैंने 3 in 1 उत्पाद के साथ चार्जिंग पूरी कर ली, तो मैंने तुरंत एयर कंडीशनिंग की कार्यप्रणाली में सुधार देखा। वास्तव में बाहर लगभग 36 डिग्री 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान के साथ एक छोटी परीक्षण सवारी के दौरान मैंने एयर वेंट पर लगभग 8 डिग्री 46 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा। हमेशा 3 डिग्री 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के अक्सर उल्लिखित अंशांकन को ध्यान में रखते हुए एफ थर्मामीटर का, लेकिन अर्धजमे हुए हाथ और पैर निश्चित रूप से सबसे विश्वसनीय उपाय थे। जाहिर तौर पर इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अगले दिनों में एयर कंडीशनर के संचालन की निगरानी करना हमेशा उचित होता है। अंत में, यदि आप कुशल हैं और एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मरम्मत की उच्च लागत पर विचार करते हैं, यहाँ तक कि एक पुरानी कार के लिए भी, तो सिस्टम को सील करने के एक या दोनों तरीकों को आजमाना या बस इसे रिचार्ज करना एक अच्छा विचार हो सकता है। स्वाभाविक रूप से, यदि आप तुरंत देखते हैं कि सिस्टम बहुत कम दबाव के साथ पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, और यदि किसी भी रिफिल के बाद सिस्टम 1 महीने से भी कम समय में पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो शायद इस पर जोर देना बेकार है। इस मामले में, यदि आप किसी पेशेवर पर खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप ताजगी पाने के लिए कुछ तरकीबें आजमा सकते हैं, जैसे पुराने बांस सीट कवर का उपयोग करना, यात्री डिब्बे में बर्फ की ट्रे रखना, पोर्टेबल होम एयर कंडीशन स्थापित करना, ट्रंक या एक चरम तरीके से कार को एक परिवर्तनीय में बदलने के लिए एक कोन की चक्की का उपयोग करें, यह आशा करते हुए कि बुनियादी संरचनात्मक कठोरता से समझौता न करें और मोलिसे में छुट्टी पर एक सेवानिवृत्त पोर्न स्टार की तरह न दिखें। वैकल्पिक रूप से, उन लोगों के लिए जो समझौता करना पसंद करते हैं ताकि प्रकट न हो, जैसा कि वे मेरे क्षेत्र में कहते हैं, चोकर बचाने वाला होना, और ऐसी जगह पर है जहां अभी भी मौसम मौजूद है। अगर एयर कंडीशन रिचार्ज कम से कम गर्मियों तक चलता है, वे वार्षिक DIY चार्जिंग का विकल्प चुन सकते हैं। यह देखते हुए कि डिब्बे में मौजूद प्राकृतिक गैसीय हाइड्रोकार्बन को वर्तमान में पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं घोषित किया गया है, प्रति वर्ष कुछ दर्जन यूरो खर्च करना एक स्वीकार्य समाधान हो सकता है। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैं उपयोगी रहा हूं और आपका सुखद मनोरंजन किया है। यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो साझा करें, टिप्पणी करें, पसंद करें, अन्य वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समर्थन के लिए धन्यवाद। अलविदा अलविदा।